नमस्कार साथियों, राम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम रोज करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 9 बजे लिया करते थे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारी जो क्लास है वो सुबह 9 बजे लाइव नहीं हो पाई। इसीलिए आज की क्लास का जो आप पूरा का पूरा सेशन है वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं। लेकिन कल 7 अप्रैल को हमारी क्लास उसी समय यानी सुबह 9 बजे ही लगेगी, इसलिए आज की परेशानी के लिए मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल मार्क्स द असमीज न्यू ईयर एंड अराइवल ऑफ स्प्रिंग। असमिया नव वर्ष और वसंत ऋतु के आगमन को कौन सा त्योहार दर्शाता है? ठीक है, एक है बैसाखी, रंगाली बिहू, हॉर्नबिल फेस्टिवल और लोसार, है ना। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए थे। अगर वो इस प्रश्न का उत्तर देते तो मुझे लगता है आसानी से आप बता सकते थे कि इसका सही उत्तर क्या है, रंगाली बिहू। लेकिन यहाँ पे रंगाली शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, इसका एक विशेष कारण है। बिहू जो है वो दरअसल असम में 3 बार मनाया जाता है। एक बार रंगाली, कंगाली और भोगाली, है ना। बिहू जो है वो असम में 3 बार मनाया जाता है, रंगाली, कंगाली और भोगाली। ये जो रंगाली है ये मनाया जाता है जब स्प्रिंग का महीना आने वाला हो, यानी कि यही मार्च अप्रैल के समय, है ना। स्प्रिंग का समय जब शुरू होने वाला होता है तब हम कौन सा त्योहार मनाते हैं, रंगाली बिहू, है ना। और वहीं जब हम अक्टूबर के समय पे जब हम फसल बोने की कोशिश करते हैं तब जो हम बिहू मनाते हैं वो दरअसल कौन सा होता है, कंगाली, है ना। और जब हमारा हार्वेस्ट हो जाए यानी पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे कि मान सकते हैं हम फरवरी और जनवरी के महीने के आसपास, तब जो बिहू मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है, भोगाली बिहू, है ना। यानी बिहू जो है वो भी अपने अपार में 3 प्रकार का होता है। जब आप शुरुआत कर रहे हैं स्प्रिंग सीजन की तो रंगाली, जब आप फसल बोने की कोशिश कर रहे हैं तो कंगाली, और जब आपकी फसल कट जाती है, अच्छी तरीके से सब कुछ हो जाता है तो भोगाली। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति या बैसाखी का पर्व होता है। ठीक है, अच्छा बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, ये विशेषतः पंजाब का त्योहार है। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, ये नागालैंड का विशेष त्योहार है ना। नागालैंड कई बार पेपर में पूछा भी जाता है। और अंतिम है लोसार, ये दरअसल तिब्बती नव वर्ष है। तिब्बती हो या बुद्धिस्ट नव वर्ष है, तो ये ज्यादातर लद्दाख में देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, तिब्बती न्यू ईयर जिसको हम लोसार कहते हैं ये कहाँ पे मनाया जाता है, लद्दाख। और बिहू के रूप में आप खास तौर पे याद रखिएगा कि ये 3 प्रकार का होता है, रंगाली, कंगाली और भोगाली। ठीक है, बात हो रही है असम की, तो असम की जो कैपिटल है यानी राजधानी वो है दिसपुर, और इस समय वहां के जो सीएम है वो है हेमंत बिस्व शर्मा, है ना। तो ये सारी ही चीजें जो है, सारे स्टैटिक एमसीक्यू फैक्ट जो है वो आप किससे याद रखेंगे, अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, रंगाली बिहू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आप त्योहार देख लीजिए, है ना। बिहू सभी जानते हैं असम से, लेकिन 3 प्रकार का होता है, ये थोड़ा सा आप नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द पेंटिंग यशोदा एंड कृष्ण दैट फेस्ट 167.2 करोड़ वॉज क्रिएटेड बाय विच आर्टिस्ट। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय पेंटर जो है इनकी पेंटिंग लगभग 20 मिलियन में बिकी है ना। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये जो पेंटिंग बिकी है वो किसकी पेंटिंग है, अमृता शेरगिल, एम एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा या अभ्युदंदन टैगोर, है ना। तो याद रखिएगा ये पेंटिंग किसने बनाई है, राजा रवि वर्मा। ठीक है, इनका निधन हो चुका था 1906 में, और इनने लगभग 1870 में एक पेंटिंग बनाई थी। मैं पहले आपको वो पेंटिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए, है ना, ये कृष्ण है, ये यशोदा जी हैं, और ये जो पेंटिंग है इसमें आप अगर खास तौर पे देखें तो आपको बहुत अच्छी डिटेलिंग और रंग देखने को मिलेंगे। आमतौर पे कोई भी सोचेगा कि इस पेंटिंग में इतना क्या खास है, तो खास बात यह है कि ये पेंटिंग 1870 के दशक में बनाई गई थी, और ये ऑयल पेंटिंग्स के माध्यम से बनाई गई पहली पेंटिंग है ना। ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ था, यूरोपियन कलर्स का इस्तेमाल हुआ था। इसके पहले हमारे पास इन सब की सुविधा नहीं थी, तो उस दशक में ऐसी पेंटिंग पहली बार जो है वो देखी गई थी। इसीलिए ये पेंटिंग आज कितने में बिकी है, 167.2 करोड़, है ना। ये मुंबई में सैफरन आर्ट फंक्शन
सैफरन आर्ट ऑक्शन, सबसे महंगा जो ऑक्शन होता है पेंटिंग्स का, उसमें इसको जो है वो बेचा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पेंटिंग जो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है यशोधन कृष्ण, ये किसने बनाई है? राजा रवि वर्मा। ठीक है, अमृता शेरगिल की भी काफी सारी किताबें जो है, सॉरी काफी सारी पेंटिंग्स जो है वो फेमस है। जैसे कि अगर मैं एक का नाम लिखूं तो थ्री गर्ल्स, है ना। एम एफ हुसैन जी को तो कहा जाता है पिकासो ऑफ इंडिया, है ना। इनकी जो है वो हॉर्सेस, यानी हॉर्सेस सीरीज की जो पेंटिंग्स है वो बहुत फेमस है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये नेफ्यू थे किसके? आपके रविंद्रनाथ टैगोर के। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो भारत माता इस स्थापना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यशोधन कृष्ण पेंटिंग, इसको बनाने वाले कौन? राजा रवि वर्मा। ठीक है, और राजा रवि वर्मा की इस पेंटिंग की खास बात क्या है कि ये उस जमाने में यूरोपियन ऑयल पेंटिंग से बनाई गई जो है वो पहली पेंटिंग थी। ठीक है, तो कहाँ पर बेची गई है? सैफरन आर्ट ऑक्शन कहाँ पर होता है? ये हर साल मुंबई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगर हम आज लाइव मिलते तो ये हमारा आज का बोनस प्रश्न होता, पर अफसोस आज हम मिल नहीं पाए। एथलेटिक डोपिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है AIU। ठीक है, एथलेटिक डोपिंग यूनिट, इसका दरअसल काम क्या होता है? जितने भी आपकी एथलीट्स हैं ना, उनमें ये देखना कि किसी ने डोपिंग का इस्तेमाल तो नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे ऐसे ऐड देखे होंगे, जैसे कि एक होता है रेड बुल, है ना, स्प्रिंग, ये सॉरी स्ट्रिंग, रेड बुल और स्ट्रिंग, कि मतलब अगर आपको बड़ी थकान महसूस हो रही है और अगर आपने रेड बुल जो है वो कंज्यूम किया तो तुरंत आपकी जो एनर्जी है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी और आप तेजी से काम कर पाएंगे, है ना। अब क्या होता है, ये जितने भी आपके एथलेटिक्स वाले लोग होते हैं ना, ये अपने मेन गेम के पहले ऐसे किसी पदार्थ का सेवन ना करें जिससे कि इनके खून में जो है वो एड्रेनल रश हो जाए और इनका परफॉर्मेंस बढ़ जाए, है ना। जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं वैसे ये भी परफॉर्म करें। इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है डोपिंग, कि आपने अपने रक्त में किसी चीज की मिलावट तो नहीं की, कोई ऐसी दवा तो नहीं खाई जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ था कि ये जो AIU है, एथलेटिक्स डोपिंग यूनिट, ये दुनिया भर के एथलेटिक्स का टेस्ट करती है और फिर देखती है कि कितने एथलीट्स जो है वो डोपिंग में दोषी पाए गए और फिर उनको क्या कर देती है? निरस्त। तो हाल ही में इसकी न्यू रैंकिंग आई है और सबसे ज्यादा एथलीट्स जो है जो बेसिकली डोपिंग के कारण बाहर हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा नंबर केनिया का था, लेकिन अब सबसे ज्यादा नंबर हो चुका है भारत का। ठीक है, हमारे 148 एथलीट्स जो है वो बैन हो चुके हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पे चला गया है कीनिया, पहले कीनिया नंबर 1 पे था और तीसरे स्थान पर है रशिया। ठीक है, तो याद रखिएगा डोपिंग के मामले में सबसे ज्यादा एथलीट्स जो निरस्त हुए हैं वो किस देश के हो चुके हैं? इंडिया के। सेकंड रैंक पे है कीनिया और तीसरे रैंक पे कौन है? रशिया। ठीक है, अच्छा ये जो आपकी अंतर एथलेटिक्स डोपिंग यूनिट है, ये किसके अंतर्गत काम करती है? वाडा के अंतर्गत, वर्ल्ड एथलेटिक्स डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये वाडा के भीतर काम करती है और सबसे ज्यादा जो एथलीट्स हैं वो किसके दोषी पाए गए हैं? भारत के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। INS सुनैना इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, INS सुनैना जो है वो किससे संबंधित है? देखिए रिसेंटली जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो कहाँ देखने को मिल रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जहां पे आपको पता है कई सारे जो जहाज हैं वो अटके पड़े हुए हैं और इन जहाजों से ही संबंधित भारतीय नेवी ने शुरू किया है अपना एक नया समुद्री सहयोग मैरीटाइम कोऑपरेशन, जिसका नाम है INS सुनैना। ठीक है, तो ये INS सुनैना जो है वो समुद्री थोड़ा सा और मजबूती हमें प्रोवाइड करेगी, जहां पे समस्या है वहां से थोड़ा बहुत डील करने में इसको नेवी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इस समय चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो INS सुनैना का संबंध किससे है? समुद्री सहयोग से। कर साथी वेबसाइट हाल ही में किसने लॉन्च की है? कर साथी वेबसाइट किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? सेबी,
आरबीआई, सीबीडीटी या फिर नीति आयोग। देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स को थोड़ा सा और आरामदायक तरीका बनाने के लिए हाल ही में सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने लॉन्च किया है कर साथी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं इनके लिए थोड़ा सा सुविधाओं को इजी करेगा। ठीक है, टैक्स पेयर्स के लिए सुविधा। अच्छा, ये टैक्स दिवस हम कब मनाते हैं, तो 24 जुलाई को मनाते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष अभी में कौन है, तो रवि अग्रवाल। ठीक है, और ये जो सीबीडीटी है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बात अगर आरबीआई की हुई है तो हम एक बार इसके अध्यक्ष जरूर देखेंगे। आरबीआई के इस समय के अध्यक्ष कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, नीति आयोग के इस समय के अध्यक्ष कौन है, हमारे प्रधानमंत्री। और सेबी के अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तो सीबीडीटी ने लॉन्च किया है कर साथी और इसके अध्यक्ष रवि अग्रवाल। ये देखिए, इजी टैक्स फाइलिंग, एआई का गाइडेंस और ऑल टैक्स इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। ठीक है, कर साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का 2026 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा। ठीक है, देखिए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है, पहली बात तो हम खेलो इंडिया की ही अगर बात करें, इस फ्रेंचाइजी को शुरू किया गया था 2018 में। ठीक है, जिसके तहत सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम, शुरू किए गए थे 2018 में। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, गेम्स शुरू किए गए थे 2020 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये शुरू किए थे 2020 में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 और 2026 में पहली बार शुरू किए गए हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ठीक है, ये शुरू किए गए 2026 में। ठीक है, अगर इनमें से अलग भी आपको कोई और खेलो इंडिया के बारे में जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि जितने बच्चे हमारे साथ लाइव रोज जुड़ा करते थे वो जरूर कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के साथ साथ जरूर उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये खेलो इंडिया गेम्स जो है इनकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसके तहत अलग अलग एरिया में आपके खेलो इंडिया जो है वो गेम्स निकाले जाते हैं। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुआ है जो कि पहली बार हुआ है। ठीक है, और ये पहली बार कहाँ पे आयोजित हुआ था, छत्तीसगढ़। ये भी याद रखिएगा, पहली बार हुआ है, पहला वेन्यू याद रखिएगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार कहाँ पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसमें जो है ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा है, ओडिशा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें पहला जो ओवरऑल राज्य है वो कौन सा टॉप पे रहा है, ओडिशा। सॉरी, ओडिशा नहीं रह पाया, इसका राज्य कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका टॉप पे था, सेकंड रैंक पे उड़ीसा और फिर झारखंड। ठीक है, और जो होस्ट है छत्तीसगढ़, इसका रैंक क्या रहा, 19। ठीक है, उड़ीसा जो है वो सेकंड रैंक पे और झारखंड जो है वो थर्ड रैंक पे। ठीक है, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स याद रखिएगा। और इसमें 2 डेमो खेल भी इस्तेमाल किए गए थे। डेमो खेल में एक डेमो खेल आप जरूर याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय गेम है मलखम। ठीक है, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार आयोजित हुए थे छत्तीसगढ़ में और इसमें फर्स्ट कौन आया है, कर्नाटका।
ये देखिए सारे के सारे आपके खेलो इंडिया गेम्स मैंने इसमें नोट डाउन कराए हैं। ये देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईएनएस तारागिरी हैज बीन पावर्ड विद इंडिजीनियस स्पेशल स्टील बाय विच कंपनी? आईएनएस तारागिरी को स्वदेशी विशेष इस्पात किस कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है? देखिए आईएनएस तारागिरी जो है वो हमारे इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन्ड एक जहाज है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ ही कोई जो शिप है उसमें लगाने वाला इस्पात वो भी हमारे यहाँ ही जो है प्रोड्यूस हुआ है, और उसको प्रोड्यूस किसने किया है? सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सही उत्तर आप क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर टी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आईएनएस तारागिरी। ये देखिए, डिजाइन बाय ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन, विड्थ देखिए, लंबाई, और इसका लॉन्च वेट जो है वो 3510 टन का है। इसको मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, और जो स्टील आया है वो किसके थ्रू आया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राम अकेडमी के नए स्पेशल बैच को लेकर के एक घोषणा। 6 अप्रैल से राम अकेडमी का फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है, जो कि एमपीपीएससी और यूपीएससी के बच्चों को टारगेट करता है। अगर आप अभी 12वीं पास किए हैं या फिर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जिसका सपना एमपीपीएससी या यूपीएससी सॉल्व करने का है, तो आप जरूर से उनको ये जानकारी दें। न्यू बैच जो है वो 6 अप्रैल यानी सोमवार से, आज की तारीख से शुरुआत किया है। इसका बैच टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग है। 10 दिन का इसमें आपको फ्री डेमो है, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए जो है वो सेपरेट क्लासेस है। डेडलाइन फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट सिम बाइंडिंग हैज बीन एक्सटेंडेड सेल। देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपने सुना होगा, आजकल मैक्सिमम जो लोग हैं वो खाली इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। है ना, जितनी भी आपकी वेब सीरीज आती हैं, मूवीज आती हैं, इन सभी में अब दिक्कत क्या है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कारण जो फ्रॉड हरकतें हैं, यानी कि एक ही बार से लॉगिन से अलग अलग चीजों से आप पायरेसी करना, ये समस्या थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सिम बाइंडिंग लाई थी। मतलब जैसे कि एक सिम है तो उस सिम से आप एक ही बार लॉग इन कर सकते हैं, आप बार बार पायरेसी का काम जो है वो नहीं कर सकते। इसे हाल ही में बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए? दिसंबर 2026, ठीक है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए सिम बाइंडिंग कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? दिसंबर 2026। ये देखिए, इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिम बाइंडिंग कंप्लायंसेस फॉर ओटीटी एप्स, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, है ना। और ये कब तक के लिए इनके लिए बढ़ा दी गई है? दिसंबर 31। तो अभी इनके लिए थोड़ा सा रिलीफ है। अभी आप चाहें तो फिर भी पायरेसी और एक ही नंबर से कई बार जो लोग लॉग इन करके अलग अलग फोन में देख लेते हैं ना कोई सीरीज, जैसे आपने सुना होगा नेटफ्लिक्स का पासवर्ड किसी एक के पास है, अब उसी के थ्रू कई सारे लोग अपने फोन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो बंद हो जाएगी। आप एक बार फोन से, एक जो आपकी सिम कार्ड है, उससे एक ही बार चीजें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। SAF मेंस अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 फाइनल सॉ इंडिया लूज टू विच कंट्री? देखिए वैसे ही भारत की जो रैंकिंग है वो फुटबॉल में बहुत अच्छी है नहीं, है ना। अगर हम फीफा की रैंकिंग की बात करें तो फीफा में जो भारत का रैंक आता है वो लगभग 124 के आसपास है, और ये फ्लक्चुएट भी होता है। मतलब हम 100 के तो बहुत पार ही हैं, है ना, 100 के भीतर है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ फुटबॉल को बढ़ावा देना भी जरूरी है। इसीलिए ये जो आपके सार्क देश है ना, साउथ एसोसिएशन ऑफ एशियन रीजनल कॉपरेशन, सार्क, सार्क में कौन कौन से देश आते हैं? अगर मैं आपको ट्रिक के तौर पे बात बताऊं तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, पेन MBBS, है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, M से म्यांमार नहीं, M से याद रखिएगा मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका।
है ना। तो ये जो सार्क के देश हैं ये आपस में एक फुटबॉल चैंपियनशिप खेलते हैं, उसी का नाम रखा जाता है सैफ। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो देश है वो खाली ये। तो इस बार जो आपका फुटबॉल का सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप था, इसका फाइनल मैच हुआ था नेपाल में। हुआ कहाँ था ये? नेपाल में। और फाइनल मैच जो हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? एक तो बांग्लादेश और दूसरा इंडिया, जिसमें हमें हरा करके कौन जीत चुका है? बांग्लादेश। ठीक है, तो सैफ मेंस अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 जो है वो कौन जीत गया? अल्टीमेटली बांग्लादेश। फाइनल में हम भी पहुंचे थे, और जो हमारी लोकेशन थी जहां पे हमने ये मैच खेला वो कहाँ पर थी? नेपाल में, काठमांडू में। ठीक है, चलिए फीफा की रैंकिंग याद रखिएगा, हमारी हालत बहुत खराब है फुटबॉल के मामले में। नेशनल मैरीटाइम डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इनमें अब हम किस में आ चुके हैं? नेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में, है ना। देखिए, सही उत्तर है अप्रैल 5, और इस बार की आप थीम भी याद रखिएगा, मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। ठीक है, देखिए, नेशनल मैरीटाइम डे इन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 5 अप्रैल, और इस बार की थीम आप याद रखिएगा। हमने इसको बनाना शुरू किया था 1964 से। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये कौन से वर्ष का समुद्री दिवस है, तो याद रखिएगा ये एडिशन कौन से नंबर का है? 63rd। ठीक है, 63rd नंबर का ये एडिशन है। और भारत की जो समुद्री सीमा है कितने राज्यों से होकर निकलती है? हमारे 9 राज्य जो है वो कैसे है? कोस्टल, है ना, कोस्टल राज्य है। और इसी कारण से हम हर वर्ष 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं? समुद्री दिवस, यानी मैरीटाइम डे। ठीक है, 1964 से हमने इसको मनाना शुरू किया था। और ये कौन से नंबर का मैरीटाइम दिवस है? 63rd। चलिए, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 5 अप्रैल 2025, बीआरओ का प्रोजेक्ट चेतक जो है ये रिसेंटली कौन से नंबर का रेजिंग डे मना रहा है? बीआरओ का जो प्रोजेक्ट चेतक है वो कौन से नंबर का रेजिंग डे मना रहा है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी? बीआरओ की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे किसका नाम देखिए, आपने सुना होगा कि जब भी हमारे यहाँ, मान लीजिए ये भारत के नक्शे की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी हमारी बॉर्डर की सड़कें होती है ना, उसको बनाने का काम किसका होता है? बीआरओ का। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये अलग अलग नाम रखता है इलाकों का, जैसे कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ प्रोजेक्ट दीपक है ना, उसके ऊपर शिवालिक। अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग नाम है। उसी प्रकार अगर मैं सिर्फ चेतक की बात करूँ ना, तो चेतक का संबंध है राजस्थान की जो बॉर्डर है राजस्थान की जो बॉर्डर है वहां पे जो रोड बीआरओ बनाती है, उसको बनाने का नाम का प्रोजेक्ट क्या रखा जाता है? प्रोजेक्ट चेतक। आपने सुना होगा अटल टनल के बारे में, है ना। एक अरुणाचल प्रदेश में सैला टनल बनाई गई है, तो ये जो अटल टनल है, सैला टनल है, ये बीआरओ ही बनाता है। ठीक है, और इस बार जो बीआरओ ने राजस्थान में ये जो प्रोजेक्ट चेतक चलाया था, इसका कौन से नंबर का रेजिंग डे था? 47th। मैं आपको इसके कुछ अलग नाम भी बता देती हूँ, जैसे कि प्रोजेक्ट दीपक की अगर हम बात करें तो ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में चलता है। चेतक की बात करें तो राजस्थान और गुजरात साइड जो हम करते हैं संपर्क, ये जम्मू एंड कश्मीर के पास है। बेकन, ये लेह और मनाली के पास है ना। फिर इसके अलावा ब्रह्मा, अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है, हिमांक, ये उत्तराखंड के पास है। तो जितनी भी आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड बनाती है बॉर्डर साइड पे, उन सबका अलग अलग नाम है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश साइड दीपक, चेतक जो है वो राजस्थान और गुजरात साइड, संपर्क जम्मू कश्मीर। अब जो है जम्मू कश्मीर को लद्दाख को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, वरना प्रोजेक्ट बेकन पहले जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ब्रह्मांक के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में और हिमांक के माध्यम से उत्तराखंड में। ठीक है, तो जिसमें से प्रोजेक्ट चेतक को जो है बीआरओ के कितने समय हो चुका है, ये अब अपना कौन सा रेजिंग डे बना रहा है, 47th। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ 16-year-old गर्ल फ्रॉम विच ट्राइब लेट चेंज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। देखिए इस बच्ची का आप चेहरा देखिएगा। हमारे यहाँ ट्राइबल्स जो है इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है भारत में, और उसमें से भी एक ट्राइब है जिसका नाम है जुआंग। ये पाई जाती है उड़ीसा में। ओडिशा में इनकी जनसंख्या बहुत है, और कुछ समय पूर्व देखा जा रहा था कि ओडिशा की ये जो ट्राइब की महिलाएं हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी। कारण देखा गया तो जो है वो अर्ली चाइल्ड मैरिज, इसके साथ ही अनेमिया जैसी घातक बीमारियां, इनफैक्ट हाथ धोने तक की भी अवेयरनेस इस ट्राइब में नहीं देखी जा रही थी। उसी से संबंधित कुछ जागरूकता अभियान यहाँ चलाया गया, और ये जो बच्ची है इसका पर्टिकुलरली जो है इस जनजाति की जो बच्ची है इसने डिसाइड किया कि ये चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत जो है वो मुहिम चलाएगी, और इसी के चेंज का असर देखा जा रहा है कि अब उड़ीसा की ये जो पर्टिकुलर ट्राइब है इसने चाइल्ड मैरिज पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती है, ये जुआंग ट्राइब। ठीक है, भारत में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो टोटल 75 हैं, जिनमें से एक ये ट्राइब भी आती है। INS सुनैना मिशन इज मेनली फोकस्ड ऑन विच रीजन, पैसिफिक, इंडियन ओशन, आर्टिक रीजन, मेडिटेरियन। अब आप समझ ही सकते हैं कि हमारी भारतीय नेवी द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसका मेन फोकस रीजन जो है वो कहाँ पर होगा, इंडियन ओशन रीजन। राम अकेडमी की MPPSC से रिलेटेड लास्ट राउंड की टेस्ट सीरीज की चर्चा। अब हमारे पास जो है वो बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो आप अगर चाहें तो इस FLT का लाभ उठा सकते हैं। 19 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक की बीच की FLT थी, और अब जो है आपके पास लगभग 4 FLT और 4 CSAT के पेपर बचे हुए हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को इनसे जुड़ना हो तत्काल इसका लाभ उठाएं। अब देखते हैं एक बार हमारा रिवीजन। कौन सा फेस्टिवल एसएमईज न्यू ईयर और अराइवल ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग, है ना, तो कौन सा वाला बिहू है, ये रंगाली बिहू। ठीक है, यशोदा और कृष्ण की जो पेंटिंग है ये किसने बनाई है, रवि वर्मा जी। INS सुनैना जो है वो किनमें से संबंधित है, ये हमारे मैरीटाइम एक्सपेंडिशन से संबंधित है। कर साथी वेबसाइट जो है उसको किसने लॉन्च किया है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अध्यक्ष अभी कौन है, रवि अग्रवाल। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन सा राज्य बना है, कर्नाटका। ये पहली बार आयोजित हो रहे हैं, और कहां पर आयोजित हो रहे हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, सेकंड, INS तारागिरी को इंडिजीनियस इस्पात किसने प्रोवाइड करवाया है, सेल। OTT प्लेटफॉर्म के लिए सिम बाइंडिंग कब तक के लिए आवश्यक कर दी गई है, दिसंबर 2026। ठीक है, सैफ में हम अंडर-20 चैंपियनशिप हार चुके हैं, हमारा सेकंड रैंक आया है, फर्स्ट स्थान पे कौन आया है, बांग्लादेश। नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल। देखिए इसमें भी बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे कि भारत ने पहला जो अपना शिप बनाया था उसका नाम था SS लॉयल्टी, और इसको हमने पहली बार समुद्र में भेजा था 5 अप्रैल को 1919, है ना। लेकिन हम इस दिन को कब से मनाना शुरू किए हैं, 1964 से। ठीक है, 5 अप्रैल 1919 को SS लॉयल्टी नाम का जहाज पहली बार भारत ने समुद्र में भेजा था, तब से हम लोग ये जो है मैरीटाइम डे मना रहे हैं। अ 16-year-old गर्ल फ्रॉम विच ट्राइब लेट चेंज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जुआंग। कहाँ पर पाई जाती है ये, उड़ीसा। ठीक है, INS सुनैना मिशन जो है वो किस पे, कौन से रीजन से संबंधित है, इंडियन ओशन। ये आपके सारे आज के उत्तर। और लास्ट आपका आज का बोनस क्वेश्चन जो कि आपकी PDF से ही दिया जाता है, रंगाली बिहू रिसेंटली कौन से स्टेट में मनाया जाता है, असम। ठीक है, आज की PDF के लिए आप संपर्क कर सकते हैं राम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल। कल हमसे फिर से आप 9 बजे मिलिएगा, शार्प 9 बजे हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पे। हमारी क्लास 9 बजे ठीक उसी में करंट अफेयर्स की होती है। आज कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हमें ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड आप सबके सामने पेश करना पड़ रहा है। ठीक है, और रिसेंट बैचेस के अपडेट के लिए आप हमें अपडेट्स ज्वाइन करिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ठीक है, आशा करती हूँ आपने आज का लेक्चर जो है वो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं कल ठीक 9 बजे।